नमस्कार दोस्तों, देखिए हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले हमने राजस्थान के जिस भौतिक भाग को लिया वो लिया था थार के मरुस्थल को। और थार के मरुस्थल की बात करें तो थार के मरुस्थल के वर्गीकरण के पश्चात हम थार के मरुस्थल को जो रेतीला शुष्क मरुस्थल था उसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं। रेतीले शुष्क मरुस्थल के अंदर हमने जो एक पार्ट लिया था उसमें हमने चर्चा की थी बालुका स्तूप युक्त प्रदेशों के बारे में। तो आइए इस वाले वीडियो हम बात करते हैं बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, उसके बाद अगले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। इसकी कुछ विशेषता हैं, वो आप विशेषता लिख लीजिए क्या क्या विशेषता है। तो पहली इसकी विशेषता है वो ये है कि बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश जो है वो थार के मरुस्थल का या ऐसे कहें रेतीले शुष्क मरुस्थल का कितना प्रतिशत हिस्सा बनाता है। तो देखिए बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश रेतीले शुष्क मरुस्थल का, रेतीले शुष्क मरुस्थल का लगभग 41.50% हिस्सा बनाता है। 41.50% हिस्सा बनाता है। देखिए हमने रेतीले शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा था, दो भागों में बांटा था। एक था हमारा बालुका स्तूप युक्त प्रदेश जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं, और दूसरा हमारा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो हमने जो रेतीले शुष्क मरुस्थल में बालुका स्तूप युक्त प्रदेश जो पढ़ा था उसका कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है, उसका लगभग 58.50% हिस्सा जो है वो राजस्थान के थार के मरुस्थल का रेतीले शुष्क मरुस्थल का भाग है। और बालुका स्तूप मुक्त जो प्रदेश है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा बचता है, 41.50% हिस्सा बचता है। इसके बाद हम अगली विशेषता की बात करें इसके विस्तार की। तो इस प्रदेश का विस्तार, इस प्रदेश का विस्तार, कौन सा प्रदेश, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, इस प्रदेश का विस्तार 10 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा से लेकर 10 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा से लेकर 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा तक है। सम वर्षा रेखा तक है, सम वर्षा रेखा तक है। तो इसका विस्तार की बात करें, देखिए कभी कभी सेंटीमीटर में नहीं आए तो mm में इसको क्या बोलेंगे, 100 mm बोल देना, mm आ जाता है। कभी कभी सेंटीमीटर नहीं आए और इसको 250 mm है ना, इसको 250 mm में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, एक जीरो बढ़ा लेना, ठीक है ना। तो बालुका स्तूप जो मुक्त प्रदेश है उसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार जो है वो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लेकर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक है। देखो इसको समझ लो, मान लीजिए ये हमारा थार का मरुस्थल वाला भाग है, और थार के मरुस्थल को भी कौन सी रेखा अलग करती है, दो भागों में जो बांटती है वो बांटती है हमारी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये कौन सी रेखा है हमारी, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। तो थार को मरुस्थल को दो भागों में, कौन सा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी फिर हमने कितने भागों में, दो भागों में बांटा था। ये जो दो भागों में बांटने वाली रेखा है वो कौन सी है, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये कौन सी है, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो ये वाला जो भाग है वो तो है हमारा बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, जो लगभग कितना प्रतिशत भाग है हमारा, 58.50% है। और इसके बाद में 10 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य में जो भाग है वो कौन सा हमारा, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, जो लगभग कितना है, 41.50% हिस्सा है। किसका, रेतीले शुष्क मरुस्थल का, ठीक है ना। तो विस्तार पूछे, अगर इसका विस्तार आपसे पूछे तो कहां से बताओगे, रेतीले बालुका स्तूप युक्त प्रदेश का विस्तार तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय रेखा से लेकर 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक, जबकि बालुका स्तूप
मुक्त प्रदेश का जो विस्तार है वो कहाँ तक है, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लेकर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक। इसी तरह इसकी पश्चिमी और पूर्वी सीमा का निर्धारण भी आपसे पूछ सकते हैं। तो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की अगर पश्चिमी सीमा आपसे पूछे तो कौन सी रेखा बताओगे आप, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, या इसको बोल सकते हैं 100 mm समवर्षा रेखा। और इस रेखा को क्या बोल सकते हैं, पूर्वी रेखा है। ये कौन सी सीमा है इसकी, पूर्वी सीमा है, इसको बोल सकते हैं 250 mm समवर्षा रेखा। ठीक है ना। तो चलो मैं इस बिंदु को और लिखा देता हूं, आप लिख लीजिए। पहले इसको हटा दूं। क्या लिखना है हमें, लिखिए, इस भौतिक प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण, भौतिक प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर या 100 mm, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तथा पूर्वी सीमा का निर्धारण, तथा दिख रहा है ना आपको, पूर्वी सीमा का निर्धारण, पूर्वी सीमा का निर्धारण 25 सेंटीमीटर, इसको बोलेंगे 250 mm, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है, समवर्षा रेखा करती है, समवर्षा रेखा करती है। देखो सीमा से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका विस्तार पूछे तो किन दो रेखाओं के मध्य में आएगा, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के लेकर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के। और इसकी पश्चिमी सीमा पूछे तो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और पूर्वी सीमा पूछे तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है ना। उसके बाद में इसकी अगली विशेषताओं की बात करते हैं। इस भौतिक प्रदेश में किसका अभाव है, बालुका स्तूपों का अभाव है, बालुका स्तूपों का अभाव है। इस भौतिक प्रदेश में कहीं कहीं जगह क्या पाया जाता है, पथरीला चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है। इस भौतिक प्रदेश में कहीं कहीं जगह, किसी जगह कर लो, किसी जगह पर, और किसी जगह मतलब जैसे पोखरण जैसलमेर और रामगढ़ जैसलमेर, पोखरण रामगढ़ ये कहाँ पर है, जैसलमेर। इस भौतिक प्रदेश में किसी जगह पर पथरीला चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है, पथरीला चट्टानी मरुस्थल मिलता है, पथरीला चट्टानी मरुस्थल मिलता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे मैं बता चुका हूं पहले, जिसे हम्मादा कहते हैं, जिसे हम्मादा कहते हैं। तो इस भौतिक प्रदेश में किसी जगह पर पथरीला चट्टानी मरुस्थल मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, हम्मादा मिलते हैं। अगली इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जीवाश्म मिलते हैं, जिसका उदाहरण
आकलवुड फॉसिल्स पार्क है, जिसका उदाहरण आकल्स वुड फॉसिल्स पार्क है। फॉसिल्स पार्क है मतलब एक पार्क है, पार्क का नाम क्या है? आकलवुड फॉसिल्स पार्क। इस पार्क में क्या मिलते हैं? हमारे जीवाश्म मिलते हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर व्हेल मछलियों के क्या मिले हैं? जीवाश्म मिले हैं। अगली इस प्रदेश की विशेषता है वो है कि इस क्षेत्र की चट्टानों में जो कौन सी कालीन चट्टानें हमारी? टर्शरी कालीन चट्टानें हैं। इस क्षेत्र की टर्शियरी कालीन चट्टानों में, टर्शियरी कालीन चट्टानों में, टर्शियरी कालीन अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, टर्शियरी कालीन अवसादी चट्टानों में क्या मिलते हैं? प्राकृतिक गैस अवसादी चट्टानों में, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, कोयला और चूना पत्थर मिलते हैं, जिसके प्रमुख उदाहरण निम्न हैं। जैसे कि बात करें हम थारके मरुस्थल में ही, तो थारके मरुस्थल में एक क्षेत्र है हमारा बाड़मेर का गुड़ामालानी क्षेत्र। यहाँ पर क्या मिलता है? बाड़मेर के गुड़ामालानी क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं। बाड़मेर का गुड़ामालानी क्षेत्र, ये किसके लिए जाना जाता है? ये पेट्रोलियम पदार्थों के लिए जाना जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम पदार्थों के लिए ये प्रसिद्ध है। बाड़मेर का कौन सा क्षेत्र? बाड़मेर का गुड़ामालानी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में दूसरा जो भाग है वो है जैसलमेर का शाहगढ़ सब बेसिन। जैसलमेर का शाहगढ़ सब बेसिन। तो जैसलमेर का शाहगढ़ सब बेसिन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र? जैसलमेर का शाहगढ़ सब बेसिन। उसके बाद हम बात करें तो तीसरा है बीकानेर नागौर बेसिन, जिसको पूनम क्षेत्र भी बोलते हैं। तीसरा कौन सा है? बीकानेर नागौर बेसिन, जिसका अन्य नाम क्या है? इसको बोलते हैं पूनम क्षेत्र। ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये दोनों चीजों के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम पदार्थों के लिए भी तथा प्राकृतिक गैसों के लिए भी। तो ये दोनों चीजों के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ प्लस प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम पदार्थ प्लस प्राकृतिक गैस, ये दोनों चीजों के लिए प्रसिद्ध है, प्राकृतिक गैस। थारके मरुस्थल में एक प्रदेश और मिलता है, वो कौन सा है हमारा? जैसलमेर का सोनू क्षेत्र। जैसलमेर का सोनू क्षेत्र। जैसलमेर का जो सोनू क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो टर्शरी कालीन अवसादी चट्टानों में क्या मिलते हैं हमारे? पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, कोयला और चूना पत्थर मिलते हैं, जिसके प्रमुख उदाहरण क्या है? एक तो हमारा
बाड़मेर का गुड़ामालानी क्षेत्र, जैसलमेर का शाहगढ़ सब बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और 4th नंबर का हमारा जैसलमेर का सोनू क्षेत्र। अगली इसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्या है, पेट्रोलियम पदार्थों के कुएं मिले हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के क्या मिले हैं, कुएं। कभी कभी वो कुएं भी पूछ ले जाते हैं, जैसे कि कमला, सरस्वती, भाग्यम, कमलेश्वरी, ये आदि क्या है, ये आदि तेल के कुएं हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो किस भौतिक प्रदेश में मिलती हैं, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में मिलती हैं। जैसे कि ये इंपोर्टेंट विशेषताएं इसकी, ये 4 विशेषताएं कैसी हैं, इंपोर्टेंट विशेषताएं। अगली बात करेंगे आगे, तो वो बात करेंगे हम, ये हमारा पूरा जो हो गया दो भौतिक प्रदेशों के विभाजन के रूप में हमने पढ़ लिया। किसको, रेतीले शुष्क मरुस्थल को। रेतीले शुष्क मरुस्थल को हमने 2 भागों में बांट के पढ़ा था, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। इसके बाद में हम बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसका दूसरा नाम क्या है, राजस्थान बांगर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं थार के मरुस्थल के दूसरे भाग की। दूसरा भाग कौन सा है, अर्ध शुष्क मरुस्थल, या इसी का दूसरा नाम यह है हमारा राजस्थान बांगर। देखिए, राजस्थान बांगर को नदीय बेसिनों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, पहला जो भाग है हमारा वो है घग्गर बेसिन। पहला जो भाग है वो है हमारा घग्गर बेसिन, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप, घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन। दूसरा जो भाग है वो है हमारा शेखावाटी बेसिन, शेखावाटी बेसिन। थर्ड जो भाग है वो है हमारा नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। 4th नंबर का जो भाग है वो है हमारा लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। इसी का अन्य नाम क्या है, गोडवाड़ प्रदेश। शेखावाटी बेसिन को हम बोल सकते हैं कांतली बेसिन, और इसका एक नाम और मिलता है, वो क्या मिलता है, बांगड़ प्रदेश, बांगड़ प्रदेश, ठीक है ना। घग्गर बेसिन का भी एक अन्य नाम और लिखना चाहो तो लिख लो, उसको बोलते हैं नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र। तो इस तरह से अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को नदीय बेसिनों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। हम एक एक से सभी बेसिनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला लिख लीजिए आप, पहला है घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन। इनकी 2-2, 3-3 विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम लिख लेते हैं। तो घग्गर बेसिन की पहली विशेषता जो है, ये कहाँ पर फैला हुआ है, तो इसका विस्तार गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में है, गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में है। अगली इसकी विशेषताओं की बात करें तो घग्गर बेसिन का निर्माण, घग्गर बेसिन का निर्माण घग्गर बेसिन का निर्माण सरस्वती, सतलज तथा चौतांग नदियों द्वारा लाई गई, सरस्वती, चौतांग तथा घग्गर नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के कारण हुआ है, लाए गए निक्षेपों के कारण हुआ है।
कारण हुआ है। बात करें मृदा की, तो घग्गर बेसिन में भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है। घग्गर बेसिन में भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है। भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है जिसे काठी कहते हैं। जिसे काठी कहते हैं। तो घग्गर बेसिन में पाई जाने वाली मृदा को क्या कहते हैं? काठी कहते हैं। और एक विशेषता इसकी भी ले लेना, इस भूरी रेतीली मृदा में बासमती चावल की खेती की जाती है। बासमती चावल की फसल की जाती है। बासमती चावल की फसल की जाती है। बात करें वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में घग्गर बेसिन में एक नहर आई है हमारी, कौन सी? IGNP नहर। तो वर्तमान समय में IGNP नहर आने से इस क्षेत्र की मृदा में सेम की समस्या पैदा हुई है। मृदा में सेम की समस्या आ गई है। सेम की समस्या क्या होती है? तो देखिए, जो IGNP का नहरी क्षेत्र है, वो इसके आसपास का जो भाग है वो कैसा हो गया है? अत्यधिक पानी के कारण, जल भराव की समस्या के कारण कैसा हो गया है? दलदली हो गया है। जब वहाँ की मृदा दलदली हो गई है, तो दलदली भूमि जब अधिक लंबे समय तक रहती है, तो उस भूमि के नीचे मृदा में जो लवण होते हैं वो केशकातु की क्रिया के द्वारा क्या आ जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं, जिससे जो मृदा का होती है हमारी, उसमें लवणीयता एवं अम्लीयता का क्या आ जाता है? लवणीयता एवं अम्लीयता की समस्या उसमें पैदा हो जाती है, जिससे वो मृदा कैसी हो जाती है? ऊसर होने लगती है धीरे धीरे। तो वर्तमान समय में IGNP नहर आने से इस क्षेत्र की मृदा में कौन सी समस्या पैदा हो गई है? सेम की समस्या पैदा हो गई है। हालांकि भारत सरकार द्वारा यूकेलिप्टस के जो पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? सफेदा बोलते हैं। यूकेलिप्टस के पौधे लगाए जा रहे हैं, जिनसे बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ मात्रा में सेम की समस्या में क्या आई है? कमी आई है। तो ये कुछ विशेषताएं थी हमारी कौन से बेसिन की? घग्गर बेसिन की कुछ विशेषताएं थी। विशेषता ये भी है कि घग्गर बेसिन जो है वो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे उपजाऊ भाग है। लिखना चाहो तो लिख लो, घग्गर बेसिन अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे उपजाऊ भाग है। तो घग्गर बेसिन जो है वो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे उपजाऊ भाग है। तो देखिए, ये हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का पहला भाग था, कौन सा? घग्गर बेसिन। अब बात करते हैं दूसरे भाग पर, शेखावाटी बेसिन। तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का घग्गर बेसिन के बाद दूसरा जो भाग आता है वो आता है हमारा कौन सा? 2 नंबर का आता है शेखावाटी बेसिन। कौन सा? शेखावाटी बेसिन। बात करें शेखावाटी बेसिन की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता तो यही है कि यह प्रदेश अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का
सबसे छोटा बेसिन है, प्रदेश का सबसे छोटा बेसिन है। इसके बाद में इस बेसिन का निर्माण आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों द्वारा हुआ है। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। लाए गए निक्षेपों से हुआ है। अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता है इस बेसिन की प्रमुख नदी कौन सी है? कांतली है। प्रमुख नदी कांतली है, जिसका अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? जिसका अपवाह क्षेत्र तोराबाटी कहलाता है। अपवाह क्षेत्र तोराबाटी कहलाता है। अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता जो है वो इस बेसिन की अगली विशेषता ये है कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कुओं को इस नाम से जोहड़ या नाड़ा कहते हैं। जोहड़ या नाड़ा कहते हैं। तो शेखावाटी प्रदेश में कुओं को किस नाम से? जोहड़ या नाड़ा के नाम से पुकारते हैं। बात करें एक विशेषता और है इस प्रदेश की, शेखावाटी प्रदेश की। इस प्रदेश में अंतरबालुका स्तूपों के मध्य पानी भरने पर निर्मित झील को सर या सरोवर कहते हैं। सर या सरोवर कहते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हमारी किसकी? शेखावाटी बेसिन की। देखिए सर या अंतरबालुका स्तूप समझिए आप। अंतरबालुका स्तूप का मतलब ये है जैसे कि ये हमारे दो बालुका स्तूप हैं। ये हमारा बरसात का पानी जैसे हो रहा है तो यहाँ पर हमारा क्या एकत्रित हो गया? पानी एकत्रित हो गया, जिससे किसका निर्माण हुआ? एक झील का निर्माण हुआ। तो इस झील को हम क्या बोलेंगे? सर या सरोवर। जबकि इस झील को हम संपूर्ण थारकेम स्थल की बात करें तो किस नाम से जाना जाता है? प्लाया या रन के नाम से जाना जाता है। अगर झील कैसी है? हमारी अस्थायी है, तो अस्थायी झील को तो किस नाम से जानेंगे हम? रन, तल्ली या अभिनति या टाट के नाम से जानेंगे। जबकि स्थायी झील होगी उसको किस नाम से जानेंगे? प्लाया के नाम से जानेंगे। और ये पानी जब सूख जाएगा झील का तो उससे निर्मित दलदली भूमि को किस नाम से जानेंगे? बॉल्सन के नाम से जानेंगे। लेकिन शेखावाटी प्रदेश में ये जो झील है इसको किस नाम से जानेंगे हम? सर या सरोवर के नाम से जानेंगे। ठीक है ना? सर या सरोवर के नाम से जानेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो ये कुछ विशेषता थी हमारी शेखावाटी बेसिन की। अगले बेसिन की बात करें तो वो है हमारा नागौरी उच्च भूमि। चलिए, तो बात करते हैं हम अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के तीसरे भाग की। तीसरा भाग कौन सा? हमारा नागौरी उच्च भूमि।
इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो नागौरी उच्च भूमि प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं जैसे कि नागौर के आसपास का क्षेत्र, नागौर के आसपास का क्षेत्र, नागौर के आसपास का भूभाग, नागौर के आसपास का भूभाग ऊंचा एवं कैसा है? ऊंचा एवं सोडियम तत्वों की अधिकता युक्त है। सोडियम तत्वों की अधिकता युक्त है, जिसे नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, जिसे नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अगली से इसकी विशेषताओं की बात करें तो नागौर के आसपास का जो भूभाग है इसमें किस तत्व की अधिकता है? सोडियम तत्वों की अधिकता है। अतः इस प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में खारे पानी की झीलें मिलती हैं। तो अगली विशेषता लिखो, सोडियम तत्वों की अधिकता के कारण, सोडियम तत्वों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में खारे पानी की झीलें मिलती हैं। खारे पानी की झीलें मिलती हैं। आपको अगर ये भी क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का वह जिला जिसमें सर्वाधिक मात्रा में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, तो भी आपको नागौर जिला ही आता है आंसर। तो इस क्षेत्र में सोडियम तत्वों की अधिकता पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलती है? खारे पानी की झीलें मिलती हैं। एक बिंदु यहाँ पर वो कुंवड़ पट्टी वाला और याद रखना कि नागौर तथा अजमेर के मध्य में, नागौर तथा अजमेर के मध्य लवणीय या खारा जल भी हो सकता है, एक ही बात है, लवणीय या खारा जल, कुछ भी लिख लो, खारा जल, लवणीय जल की एक पट्टी पाई जाती है, एक पट्टी स्थित है, जिसके आसपास निवासित लोगों की, आसपास रहने वाले लोगों की हड्डियों में अत्यधिक सोडियम जमा होने से, जमा होने से टेढ़ापन आ गया है। इसलिए इस पट्टी को किस नाम से? कुंवड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। इस पट्टी को कुंवड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है।
तो अजमेर तथा नागौर के मध्य में एक जलीय पट्टी है जिसमें अत्यधिक मात्रा में क्या है, खारापन है। और जब खारे पानियों को लोग पी रहे हैं तो उन लोगों की हड्डियों में क्या जमा हो रहा है, सोडियम तत्व जमा हो रहा है। और अधिक मात्रा में जब सोडियम तत्व जमा हो जाएगा तो उनकी हड्डियां क्या हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी, जिससे क्या है, उनमें कुबड़पन पैदा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इस पट्टी को भी क्या नाम दे दिया गया, हमारा कुबड़ पट्टी नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ विशेषताएं थी किसकी, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश की। इसके बाद हमारा लास्ट भौतिक प्रदेश बचता है अशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का, वो बचता है हमारा लूनी बेसिन। तो अब बात करते हैं हम लूनी बेसिन पर। तो देखिए अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का हमारा लास्ट प्रदेश बचता है, वो बचता है हमारा लूनी बेसिन। इसी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो नाम क्या है हमारा, कोटबाड प्रदेश। बात करें इस प्रदेश में, या इसका निर्माण लिख लो, इस प्रदेश का निर्माण, इस प्रदेश का निर्माण लूनी नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। लूनी नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है, लाए गए निक्षेपों से हुआ है। बात करें तो इस प्रदेश में पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला को, या इसका पहले भाग लिख लो, यह प्रदेश जालौर, सिरोही तथा बाड़मेर, जालौर, सिरोही तथा बाड़मेर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका फैलान कहाँ पर है हमारा, यह प्रदेश बाड़मेर, जालौर तथा सिरोही क्षेत्र में फैला हुआ है। बात करें अगली विशेषता की, तो लूनी बेसिन की अगली विशेषता जो है वो है हमारी कि जालौर तथा सिवाना के मध्य, सिवाना भी नाम आता है, सिवाना भी आता है, सिवाना बाड़मेर में स्थित है। जालौर तथा सिवाना के मध्य पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला को मालानी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। मालानी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। मालानी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। मालानी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ये जो श्रृंखला है वो किस प्रकार के पत्थरों से युक्त है, तो इस पर्वत श्रृंखला में ग्रेनाइट के पत्थर पाए जाते हैं। इस पर्वत श्रृंखला में ग्रेनाइट के पत्थर पाए जाते हैं। ग्रेनाइट के पत्थर पाए जाते हैं। आपको मालूम भी होगा कि ग्रेनाइट सिटी किसको बोलते हैं, हम जालौर को बोलते हैं। तो ये कुछ विशेषता थी हमारी किसकी, लूनी बेसिन की। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा भूभाग पूरा होता है, वो होता है हमारा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये होता है थार का मरुस्थल यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद में थार के मरुस्थल में कुछ विशेषताएं बची हैं, जैसे कि थार के मरुस्थल का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है, न्यूनतम क्षेत्रफल किस जिले में है, सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में, न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में, और कुछ 2-4 विशेषता और हैं थार के मरुस्थल की। तो अगला हमारा जो बिंदु रहेगा इसी में वो रहेगा अन्य विशेषताएं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए थार के मरुस्थल की अन्य विशेषताएं। चलिए तो बात करें थार के मरुस्थल की अन्य विशेषताओं के बारे में। तो थार के मरुस्थल की अन्य विशेषताएं आप लिख लीजिए, जैसे कि थार के मरुस्थल का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, मरुस्थल का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल
वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो है हमारा जैसलमेर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। बात करें मरुस्थल का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, मरुस्थल का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो मरुस्थल का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है वो है हमारा झुंझुनू। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हमारा? वो है हमारा झुंझुनू। बात करें जनसंख्या की तो सर्वाधिक मरुस्थलीय जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक मरुस्थलीय जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक मरुस्थलीय जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक मरुस्थलीय जनसंख्या वाला जिले की बात करें तो वो है हमारा जोधपुर। वो है हमारा जोधपुर, धौलपुर नहीं, जोधपुर। बात करें न्यूनतम मरुस्थलीय जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम मरुस्थलीय जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम मरुस्थलीय जनसंख्या वाला जिला, तो न्यूनतम मरुस्थलीय जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो वो है हमारा जैसलमेर। बात करें थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार, थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार, तो थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार जो है वो किसको कहते हैं? जोधपुर को बोलते हैं। जोधपुर को थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसके बाद में अगली विशेषताओं की बात करें तो अगली विशेषता है थार के मरुस्थल का विस्तार, उत्तर दिशा से घट रहा है, जबकि पूर्व दिशा की ओर थार के मरुस्थल का विस्तार बढ़ रहा है। पूर्व दिशा की ओर विस्तार बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगली विशेषताओं की बात करें तो अगली विशेषता आप लिख लीजिए, थार के मरुस्थल में पीवड़ा नामक विषैले सर्प की प्रजाति पाई जाती है। विषैले सर्प की प्रजाति पाई जाती है, जो हवा में जहर घोलकर शिकार करता है। हवा में जहर घोलकर शिकार करता है, मतलब ये करता क्या है कि ये जिस जगह पे रहता है उस जगह पे अपना जो जहर है वो वायु में घोल देता है, और उस वायु के संपर्क में जो कोई भी आता है वो क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है या फिर मर जाता है। तो फिर उसको ये सर्प क्या बना लेता है? अपना शिकार बना लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह से थार के मरुस्थल में पीवड़ा नामक सर्प पाया जाता है जो क्या करता है? हवा में जहर घोलकर अपना शिकार करता है। बात करें थार का मरुस्थल जो है वो विश्व का सर्वाधिक, थार का मरुस्थल, हालांकि मैंने ये लिखा दिया है, थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता तथा जनघनत्व वाला मरुस्थल है। विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व तथा जैव विविधता वाला मरुस्थल है। जैव विविधता वाला मरुस्थल है। तो थार का मरुस्थल
विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व तथा जैव विविधता वाला मरुस्थल है। आपको मैंने ये भी बता दिया था कि थार का मरुस्थल विश्व में कितने 17वें नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये भी बता दिया था मैंने कि थार का मरुस्थल जो है वो विश्व का 9वां सबसे उपोष्ण कटिबंधीय गर्म मरुस्थल है। 9वां सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय गर्म मरुस्थल है। इसके बाद हम बात करें कि थार के मरुस्थल के स्थान पर किस काल में बर्मो कार्बोनिफेरस काल में क्या पाया जाता है? टेथिस सागर पाया जाता था। ये मैं तुम्हें पहले लिखा चुका हूँ, इसको लिखना की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में कुछ और विशेषताएं बचती हैं, जैसे कि एक विशेषता बचती है हमारी रेह कलर, रेह अथवा कलर, रेह अथवा कलर किसे बोलते हैं? देखिए मरुस्थलीय प्रदेश में, मरुस्थलीय प्रदेश में झील तथा नदियों के किनारे, झील तथा नदियों के किनारे, झील तथा नदियों के किनारे लवणीय, लवणीय कणों से, लवणीय कणों के एकत्रित होने से, एकत्रित होने से धूसर भूरी मृदा बन जाती है। धूसर भूरी मृदा बन जाती है, बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे रेह अथवा कलर कहते हैं, जिसे, जिसे रेह अथवा कलर कहते हैं, जिसे रेह अथवा कलर कहते हैं। एक विशेषता और लिख लो, कुंवर पट्टी या बांका पट्टी। हालांकि ये भी मैंने आपको बतला दिया, बांका पट्टी। तो बांका पट्टी क्या है? अजमेर तथा नागौर के मध्य, अजमेर तथा नागौर के मध्य स्थित भूगर्भीय जल पट्टी, मध्य स्थित भूगर्भीय जल पट्टी, जिसमें सोडियम तथा फ्लोराइड तत्वों की अधिकता है, जिसमें सोडियम तथा फ्लोराइड तत्वों की अधिकता है, फ्लोराइड तत्वों की अधिकता है, सोडियम तथा फ्लोराइड तत्वों की अधिकता है। अतः वहाँ के निवासियों की, अतः वहाँ के निवासियों की हड्डियों में, हड्डियों में टेढ़ापन आ गया है, हड्डियों में टेढ़ापन आ गया है, इसलिए इस पट्टी को क्या बोलते हैं? बांका पट्टी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये कुछ विशेषताएं थी हमारी किसकी? थार के मरुस्थल की। आगे भी कुछ और विशेषताएं जैसे भी हमें याद आती हैं मैं आपको साथ साथ में कराता चलूँगा। इसके बाद में बात करें तो थार के मरुस्थल का ये जो हमारा भौतिक प्रदेश था, लगभग 5-6 टॉपिक इस पर बना चुके हैं हम। तो वही हमारा थार का मरुस्थल आज यहाँ पर पूरा होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।